कहानी की शुरुआत में हमें जोई नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम उसकी बड़ी बहन को भी देखते हैं जो उसे एक नई कार गिफ्ट करती है। दरअसल जोई न्यू मैक्सिको जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, इसीलिए उसकी बड़ी बहन उसे ये कार गिफ्ट करती है ताकि वो आसानी से वहाँ जा सके। हालांकि उसकी बड़ी बहन ये नहीं चाहती थी कि जोई वहाँ पर जाए, लेकिन जोई का बॉयफ्रेंड वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा होता है, इसीलिए उसे वहाँ पर जाना बहुत जरूरी था। एक चीज आप ये भी ध्यान देना कि जोई सुन नहीं सकती है, इसीलिए उसकी बड़ी बहन उससे साइन लैंग्वेज के थ्रू बात करती है। उसकी बड़ी बहन उससे कहती है कि तुम नई जगह पर जा रही हो, इसलिए वहाँ के लोगों से थोड़ा सावधान रहना। रास्ते में जाते वक्त जोई अपने बॉयफ्रेंड नोवा के पास कॉल, मैसेज, फोटोज भेज रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड टेंशन में आ जाता है, इसलिए वो उसे हर जगह की फोटोज भेजती रहती है। न्यू मैक्सिको में एंटर करने के बाद वो अपनी कार को ले जाकर के एक जगह पर रोक देती है। इस जगह पर उसकी मुलाकात हेनरी नाम के एक आदमी से होती है, जो कि हाथों से गिफ्ट वगैरह बना करके उसे बेचने का काम करता है। चीजों को देख करके हम ऐसा मान सकते हैं कि वो तांत्रिक भी है। इस आदमी को ध्यान देना, ये आगे बहुत काम आने वाला है। इसके बाद जोई जब जाने लगती है तब वो एक बार फिर से अपने फोन में फोटोज क्लिक करती है। वो नोवा के पास मैसेज भेज रही होती है, तभी उसका ध्यान भटकता है। उसके सामने एक आदमी आ जाता है। वो तो शुक्र था कि वो सही समय पर कार को घुमा लेती है। उसी समय जोई कुछ गुंडों को देखती है जो कि अपने कार से दबंगों की तरह एक आदमी को रपट रहे होते हैं। अचानक से उस आदमी का पैर फिसलता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसी समय दबंगों की कार आती है और उसे कुचलते हुए निकल जाती है। यह देख करके जोई काफी ज्यादा डर चुकी थी। रोड पर पड़े हुए आदमी को वो बचाना चाहती थी। जल्दी से वो कार से बाहर निकल करके उस आदमी के पास जाती है। उसे ले जा करके जल्दी से वो अपने कार में बैठा देती है। लेकिन उसी समय यहाँ पर सभी दबंग लोग आ जाते हैं। इनमें से हम एक ट्रे नाम के आदमी को देखते हैं जो कि जोई से कहता है कि चाकू को नीचे करके खुद को सरेंडर कर दो। लेकिन जोई के पास एक छोटा सा चाकू था जिससे वो बार बार उन पर हमला कर रही होती है। इन्हीं के ग्रुप में हम केल्विन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में बड़ा सा चाकू था। जोई ने जिस आदमी को बचा करके अपने कार में रखा था, उसी चाकू से वो उस पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद जब ट्रे जोई को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसी वक्त मौका मिलते ही जोई यहाँ से भाग जाती है। लेकिन ट्रे उसे जाने नहीं देता है। उसके पास एक गन था जिससे वो जोई के पैरों में शूट कर देता है। वो जख्मी होकर के नीचे गिर पड़ती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जोई को लेकर के अपने अड्डे पर जाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग जोई को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं। यहाँ इन लोगों को जोई के बॉयफ्रेंड की तस्वीर भी मिलती है। ये सभी लोग एक एक करके जोई के साथ बुरा काम करते हैं। इधर नोवा काफी टेंशन में आ गया था क्योंकि काफी समय से जोई ने उसके पास कॉल, मैसेज या फोटो नहीं भेजा था। आखिरी बार उसके पास एक बोर्ड का फोटो आया था जो कि मैक्सिको के एक्मे नाम की कोई जगह थी। इसके बाद वो पुलिस के पास कॉल करके उनसे बात करता है। दूसरी तरफ लगातार ट्रे जोई को टॉर्चर कर रहा होता है। उसके जख्मों पर वो जानबूझ करके नमक छिड़क रहा होता है। इसके बाद वो जोई को अपनी बड़वांगी बताते हुए उससे कहता है कि मेरे परदादाजी द ग्रेट जोसेफ कर्नल थे। उन्होंने न जाने कितनों को मौत के घाट सुला दिया। उनका खून मेरे और मेरे भाइयों के रगों में है। इसके बाद वो जोई को फ्रीजर में रखे ढेर सारे इंसान के कंकाल को दिखाता है। वो जोई को बताता है कि ये वो सारे लोग हैं जिनको मेरे दादाजी ने सुला दिया। इन्हीं में से वो मैग्नस नाम के एक जनरल के बारे में बताता है। वो बताता है कि इसने मेरे परदादा के साथ गद्दारी किया था, इसीलिए मेरे दादाजी ने इसे और इसकी पूरी फैमिली को खत्म कर डाला। इसके बाद ट्रे अपने दोस्तों के साथ कार्ड खेलने के लिए चला जाता है, जहाँ केल्विन उससे कहता है कि हम इस लड़की को ज्यादा दिनों तक अपने पास नहीं रख सकते हैं। अगर ये खबर मीडिया तक पहुँच गई तो हम बहुत ही बुरी तरह से फंस जाएंगे, इसीलिए हमें इसे बहुत ही जल्द कहीं ठिकाने लगाना होगा। केल्विन इन सब का लीडर था, इसलिए ये लोग उसकी बात टाल नहीं सकते थे। कोई भी उसका विरोध नहीं करता है। इसके बाद हमें जोई को दिखाया जाता है जो फिलहाल बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, लेकिन उसके सपनों में उसके बॉयफ्रेंड की यादें चल रही होती है। अचानक से जब जोई की आंख खुलती है तब उसे मालूम चलता है कि उसके हाथ पैर को लोहे के वायर से बांधा गया है। ऐसा करना तो असंभव था, लेकिन वो जी जान लगा करके उस वायर से अपने आप को आजाद कर लेती है। लेकिन फिर वो जैसे ही बाहर आती है तो उसी वक्त यहाँ पर केल्विन आ जाता है जो उसका पीछा करने लगता है। वो जोई के करीब जाता है और उसे चाकू घोंप करके उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद हमें नोवा को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर ले करके उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हेनरी को देखते हैं, जिसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस आदमी को ध्यान देना। सुबह में जब वो अपने कुत्ते के साथ में घूम रहा होता है तब उसका कुत्ता भाग करके एक बॉडी के पास जाता है, और ये बॉडी किसी और का नहीं बल्कि जोई का ही था, जिसे उन लोगों ने मार करके यहाँ पर दफना दिया था। जोई को इस हालत में देख करके हेनरी को बहुत बुरा लगता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो एक तांत्रिक है। वो जोई को अपने साथ ले करके अपने वैन
के पास जाता है, जहाँ पर वो कुछ जड़ी बूटियां बनाता है और उसे जोई के जख्मों पर लगा देता है। और फिर इसके बाद वो जोई के ऊपर कुछ रिचुअल वगैरह करने लगता है उसे जिंदा करने के लिए। ऐसा करने से कुछ होने वाला था नहीं, लेकिन फिर भी वो एक बार ट्राई जरूर करता है। इस दौरान वो देखता है कि उन लड़कों ने जोई के साथ क्या क्या कितनी बेरहमी से किया है। उसके पास कुछ शक्तियां थी जिससे वो ये सब कुछ देख पाता है। ये सब कुछ देख करके जोई के लिए उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो हर हाल में जोई को जिंदा करने लगता है। वो कुछ ऐसे मंत्रों का जाप करता है जो अक्सर शैतान में किया जाता है। तभी अचानक से जोई आसमान में उड़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर किसी का साया आ गया हो। वो हेनरी को धक्का दे करके उसे जमीन पर गिरा देती है और कहती है कि मैं उन सबको नर्क में भेज दूंगी। तभी हेनरी कुछ करता है जिसकी वजह से वो शांत हो जाती है। अगले दिन सुबह में जब जोई को होश आता है तब उसे खुद नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है, लेकिन जब धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगता है तब अंदर की आग भड़कने लगती है। पैदल चलते हुए वो एक टेलीफोन के पास पहुँच जाती है। उसी फोन से वो नोवा के पास कॉल करती है और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अब जोई को सब कुछ सुनाई दे रहा था। जोई की एक आवाज सुन करके नोवा को काफी राहत मिलती है। जोई रोते हुए उससे कहती है कि मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से लेकर चलो। नोवा कहता है कि फिक्र मत करो, मैं ऑपरेटर को कॉल करके पता लगाता हूँ कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। उसी समय जोई के सामने एक पुलिस की कार आकर रुकती है। जोई उस पुलिस वाले के पास हेल्प मांगने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी जोई को मालूम चलता है कि ये तो वही पुलिस वाला है जो उन लड़कों के साथ में था। इस पुलिस वाले ने भी उन लड़कों के साथ मिल करके जोई की इज्जत लूटी है। पुलिस वाला बार के अंदर जाता है और ड्रिंक करने लगता है। कुछ समय के बाद जोई भी बार के अंदर आती है। वो बियर की बोतल छीन करके उसे तोड़ करके उसी से वो पुलिस वाले पर हमला कर देती है। उसकी हथेलियों को बाहर निकाल देती है, उसे तड़पा तड़पा कर मारती है। बार टेंडर गन से जोई को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जोई उस पर हमला कर देती है। यहीं पर एक लड़का और भी था जो कि जोई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जोई उस लड़के के ऊपर भी हमला करके उसे खत्म कर देती है। पुलिस वाले की मौत जब करीब थी तब वो जोई से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ होकर के उन लोगों के खिलाफ में गवाही दूंगा, लेकिन जोई उसे माफ नहीं करती है। वो मौके पर ही उसे मार देती है। कुछ समय के बाद जब नोवा यहाँ पर आकर पहुँचता है तब शेरिफ उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। जब वो शेरिफ से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है तब शेरिफ कहते हैं कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं है। हालांकि वो शेरिफ को बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड गायब हो गई है और मैंने आपके पास कॉल भी किया था, मैंने आपसे बात भी किया है। शेरिफ उसे बताते हैं कि अभी कुछ घंटे पहले यहाँ पर मर्डर हुआ है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुझसे ऑफिस में आकर मिलना, फिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी मामला बहुत सीरियस है, तुम यहाँ से चले जाओ। कुछ समय के बाद यहाँ पर सभी लड़कों की ग्रुप आ जाती है। इनका दोस्त मारा गया था इसलिए ये लोग देखने के लिए आए हुए थे। उसी समय नोवा इनके पास जाता है और इनसे पूछता है कि क्या तुमने किसी गोरी लड़के को यहाँ पर देखा है। इसके बाद वो इन लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर भी दिखा देता है। ट्रे साफ साफ कहता है कि नहीं, हमें इन सब के बारे में नहीं पता है, लेकिन तभी नोवा कहता है कि अभी वो कुछ घंटे पहले यहाँ से मेरे पास कॉल की थी। इतना सुनते ही केल्विन एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से जोई को मारा था, इसलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था। नोवा की ये बात सुनने के बाद अब ट्रे भी संकोच में आ गया था। वो केल्विन से कहता है कि तुमने उसे कहाँ दफनाया है, मुझे दिखाओ। अगले दिन सुबह में हमें जोई को दिखाया जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तब वो खुद को एक फार्म हाउस में पाती है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो यहाँ पर कैसे और क्यों आई है। अभी वो यहाँ पर ढेर सारे हथियार को देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि अब आगे उसे क्या करना है। इधर सारे लड़के जब जोई की कब्र पर जाते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि वहाँ पर जोई नहीं है। हालांकि केल्विन कहता है कि मैंने उसे अपने हाथों से मार करके अपने हाथों से यहाँ पर दफनाया था, बचने का कोई चांस ही नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। इसके बाद ट्रे अपने सभी साथियों से कहता है कि हम सबको कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना होगा। मतलब कि ये सभी लोग यहाँ से भाग करके कुछ दिनों के लिए कहीं और शिफ्ट होना चाहते थे, जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता। इनका एक दोस्त जब अपने घर पर जाकर के बोरिया बिस्तर को पैक कर रहा होता है तब वो देखता है कि किसी ने उसके कार के टायर को पंचर कर दिया है। वो देखता है कि उसके कार के टायर पर तीर से हमला हुआ था, जिसे देख करके वो समझ चुका था कि अब उसकी मौत करीब आ चुकी है। अपने दोस्तों के पास कॉल करके उनसे कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर आ चुकी है। उसी समय हम पीछे जोई को देखते हैं, जिसके हाथों में तीर कमान था, जिससे वो उस लड़के पर हमला कर देती है। वो लड़का खुद को बचाने की पूरी कोशिश तो करता है, लेकिन जोई उस पर बार बार तीर से हमला करके उसे खत्म कर देती है। कुछ समय के बाद जब ट्रे अपना फोन चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि उसका दोस्त मुसीबत में है। इधर में जोई को दिखाया जाता है जो काफी अजीब तरीके से बर्ताव कर रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे खुद नहीं पता हो कि वो क्या कर रही है। आईने में खुद को इस तरह देख करके वो खुद भी काफी हैरान थी। उसके हाथों पर काफी गहरे जख्म लगे हुए थे। जब वो पट्टी को निकालती है तब उसे मालूम चलता है कि उसके हाथों पर छोटे छोटे
पे कीड़े रेंग रहे हैं। उसे नहीं पता था कि उसके साथ में ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन उसे जानना था, इसीलिए वो सीधा हेनरी के पास जाती है। उसे देखने के बाद हेनरी समझ चुका था कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है। हेनरी बताता है कि तुम्हारे बचने का चांस बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया, मैंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश किया और तुम बच गई। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान एक महान योद्धा की आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर आ चुकी है। उस वीर योद्धा का नाम मैग्नस है, जिसके परिवार को इन लड़कों के दादाजी ने मार दिया था। अब वो तुम्हारे साथ एक हो चुका है और अब वो तुम्हारे साथ मिल करके बदला लेना चाहता है। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहूंगा कि ये शरीर कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना काम पूरा कर लो। इधर ट्रे अपने उस दोस्त के पास जाता है जिसके ऊपर जोई ने तीर से हमला करके उसे खत्म कर दिया था। ट्रे अपने दोस्तों को बताता है कि वो जिंदा है और अब वो उसका टारगेट हम लोग हैं। वो एक एक करके हम सबको मार करके हमसे बदला लेना चाहती है, इसलिए हमें बहुत जल्द कुछ करना होगा। ये सभी लोग जोई को खत्म करने के लिए एक तगड़ा प्लान बनाते हैं। इसके बाद हम एक कुत्ते को देखते हैं जो एक मांस के टुकड़े को नोच रहा होता है। जब इस बारे में उसकी मालकिन को मालूम चलता है तब वो शेरिफ को बुलाती हैं। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि जिसके फार्म हाउस में से जोई ने हथियार को लिया है वो इन्हीं कपल का है। जब शेरिफ फार्म हाउस के अंदर जा करके चेक करते हैं तब उन्हें यहाँ पर एक रिंग मिलती है जो कि जोई का था, जो गलती से यहाँ पर छूट गया था। रिपोर्ट आने के बाद शेरिफ को मालूम चलता है कि बार के अंदर जो पुलिस वाला मारा गया उसे उसी व्यक्ति ने मारा है जिसने बाहर फोन को इस्तेमाल किया था। इसके बाद हमें नोवा को दिखाया जाता है जो अपनी प्रेमिका के याद में काफी उदास बैठा हुआ था। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि जोई जस्ट उसके कमरे के बाहर ही खड़ी है। वो छुप रही होती है क्योंकि वो इस हाल में अपने बॉयफ्रेंड के सामने नहीं जाना चाहती थी। उसने मैसेज लिख करके नोवा को ये भी कहा था कि मुझे भूल जाओ। मैसेज को पढ़ते ही वो समझ जाता है कि जोई आसपास ही है। वो जैसे ही दरवाजा खोल करके बाहर जाने वाला था तो उसी वक्त यहाँ पर सारे लड़के आ जाते हैं जो कि नोवा पर हमला कर देते हैं। उसे मारने पीटने के बाद उसे किडनैप करके अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। इनका सिंपल सा प्लान था कि लड़के को किडनैप करके उसे टॉर्चर करके लड़की को अपने आप ही सरेंडर करवा देना, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि जोई इनसे एक कदम आगे है। दरअसल वो यहीं पर थी, वो इनके एक दोस्त के ऊपर तीर से हमला कर देती है जिसकी वजह से वो तीर उस लड़के के गले के आर पार हो जाती है। इसके बाद ये लोग कार को स्टार्ट करके यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जोई इनका पीछा नहीं छोड़ती है, वो भागते हुए कार पर चली जाती है और केल्विन के साथ में फाइट करने लगती है। केल्विन और जोई इन दोनों के बीच में काफी समय तक फाइट होती है। केल्विन जीत नहीं पाता है, वो उसे बहुत मारती है, लेकिन इस दौरान ट्रे को जैसे ही मौका मिलता है तो वो ब्रेक मार करके जोई को नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो बड़ी बेरहमी से जोई को अपने कार से कुचल करके निकल जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जोई को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये लोग उसके बॉयफ्रेंड को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। उसे लेकर के ये लोग अपने अड्डे पर जाते हैं जहाँ पर उसे बांध करके आगे की प्लानिंग करते हैं। सब कुछ देख करके इन्हें इतना तो एहसास हो गया था कि उस लड़की के अंदर किसी की आत्मा आ चुकी है। इन्हें इतना तो पता चल गया था कि उस लड़की को मार पाना अब इतना आसान भी नहीं है, इसीलिए ये लोग उस लड़के को खत्म करने के लिए कुछ आदमियों को बुलाते हैं। दरअसल इन आदमियों के पास काफी खतरनाक वाले हथियार थे। इन्हें लग रहा था कि इस हथियार से काम हो जाएगा। इसके बाद हमें जोई को दिखाया जाता है जिसका हाथ पैर बहुत ही बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गए थे। वो हाथ और पैर को वापस से जोड़ करके उसे टेप से चिपका देती है, यहाँ तक कि उसका पेट भी फट गया था जिसे वो टेप से ही चिपका देती है। कुछ समय के बाद अचानक से उसके शरीर में से एक आत्मा बाहर निकलती है जो कि मैग्नस की आत्मा थी। दरअसल वो जोई को और ताकतवर बनाने के लिए आया था। जोई के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो जोई को कुछ हथियार देता है जिसकी मदद से वो इस लड़ाई को जीत सकती है। दिक्कत वाली बात ये थी कि जोई ने जिस लड़के के गले में तीर को मारा था उसे काफी दर्द हो रहा था और अब वो रुकने की हालत में नहीं था। उसे जैसे मौका मिलता है तो वो कार लेकर के इनसे छुप करके यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ट्रे उसे भागने नहीं देता है। लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही कार के सामने जोई आ जाती है जो कि अपने पास से भाला फेंक करके उस लड़के को खत्म कर देती है। जोई की ऐसी एंट्री देख करके इनके अंदर भी खौफ पैदा हो जाता है। हालांकि ये लोग जोई को शूट करते हैं लेकिन वो इनसे बच करके भाग जाती है। इन सब को पता चल गया था कि वो यहाँ पर बदला लेने के लिए आई है, इसीलिए सभी लोग अलग अलग होकर के जोई को ढूंढने लगते हैं, जिसकी वजह से जोई आसानी से इन सबको मार पाती है क्योंकि ये सभी लोग जोई को ढूंढने के चक्कर में अलग अलग हो गए थे। केल्विन जैसे ही नीचे स्विच बोर्ड के पास जाता है तो उसी वक्त यहाँ पर जोई आ जाती है जो उस पर हमला करके उसे खत्म कर देती है। उसने लगभग कई लोगों को मार दिया था, आखिरी में सिर्फ ट्रे बचा हुआ था। उसी वक्त यहाँ पर शेरिफ आ जाते हैं। ट्रे उसे मार नहीं पाता है, वो भाग करके बाहर शेरिफ के सामने आ जाता है। शेरिफ उसके ऊपर गन तान देते हैं और उसे सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ट्रे को जैसे मौका मिलता है तो वो उन्हें गन से शूट कर देता है। इसके बाद वो कार लेकर के यहाँ से निकल जाता है। इधर जोई नोवा के काफी करीब आती है
है, लेकिन वो नोआ से कुछ बोलती नहीं है। हालांकि नोआ उसे आईने में देख लेता है और उसे यहाँ पर रुकने के लिए बोलता है, लेकिन जोई अपनी हालत पर काफी शर्मिंदा थी, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम ट्रे को देखते हैं जो कार से सीधा हेनरी के पास जाता है। दरअसल ट्रे को पता चल गया था कि उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे हेनरी ने ही किया है। जब इस बारे में वो हेनरी से पूछता है तब वो ट्रे को बताता है कि तुमने तो उसे मार दिया था, मैंने तो बस उसे बचाने की कोशिश किया। जब मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था तब गलती से उसके शरीर के अंदर मैग्नेस की आत्मा आ गई। उसकी आत्मा की वजह से ही आज वो लड़की जिंदा है। इसके बाद ट्रे उससे पूछता है कि आखिर उस लड़की को रोका कैसे जा सकता है, जिसके बाद हेनरी उसे बताता है कि उस लड़की को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें मैग्नेस को ला करके इस पवित्र भूमि पर उसे दफनाना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और वो आजाद हो जाएगा। इसके बाद ट्रे वापस घर जाता है और सारे कंकाल को लेकर के वापस आता है। जब इन सारे कंकाल को वो दफना रहा था तब उसे मालूम चलता है कि इस कंकाल में मैग्नेस का कंकाल है ही नहीं, क्योंकि वो कंकाल इस वक्त जोई के हाथ में था। ट्रे उस पर वार करने के लिए कार में से एक चेन कटर निकालता है, जिससे वो जोई के ऊपर हमला करता है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन वो जोई को हरा नहीं पाता है क्योंकि उसके शरीर के अंदर मैग्नेस की आत्मा थी। जोई उसके पैरों पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है और फिर उसके एक हाथ को भी काट देती है। जोई उसे खत्म करने वाली थी, लेकिन तभी चकमा दे करके ट्रे उसके शरीर में चेन कटर घुसा देता है। लेकिन खत्म होने से पहले जोई उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। कुछ समय के बाद जब यहाँ पर नोआ आता है तब वो ट्रे का कटा हुआ सर देखता है। इसके बाद जब उसे जोई के बारे में पता चलता है तब वो उसे देखने के लिए जाता है, जहाँ वो देखता है कि जोई का आधा शरीर कटा हुआ था। वो नोआ की तरफ देख करके उससे गुजारिश करती है कि वो उसे यहाँ पर दफना दे, क्योंकि ऐसा करने से ही उसकी आत्मा को शांति मिल सकती थी। नोआ बड़ी हिम्मत जुटा करके उस पर पेट्रोल छिड़क करके उसे जला देता है। इसके तुरंत बाद जोई की आत्मा और मैग्नेस की आत्मा ये दोनों आजाद हो जाती है। इन दोनों को शांति मिल जाती है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।